स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। अपनी सेल बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। इसमें अपन ने पहली जो क्लास देखी थी, इसमें अपने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। नेक्स्ट क्लास में अपन आज जो बात करने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी और साथ में कोशिकाओं के जो प्रकार है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, फिर अपन प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपने पहली वाली क्लास की थी उसका मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो उसमें अपने देखी थी कि सेल के बारे में जो साइंटिस्ट थे उसकी डिस्कवरी को लेके, उसकी खोज को लेके, कि कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। तो अपने देखा था कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों की खोज अलग अलग प्रकार से की गई थी। तो जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हुक ने की थी और मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले की गई थी। उसके बाद अपने बात की थी कोशिका सिद्धांत के बारे में, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत देखा था और अपने फिर कोशिका सिद्धांत का अपवाद देखा था। तो अपन अपवाद से स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद अपन ने देखा था बच्चों, अपन ने बात की थी कोशिका सिद्धांत लास्ट क्लास में जो बताया था कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? वायरस को कहते हैं। बोले तो विषाणु को कहते हैं। विषाणु को कहते हैं। अपने बात की थी। अपन कुछ बात करेंगे कि इसको अपन कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों कहते हैं, आखिरी वो अपन बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो एक एक स्टार्ट करें। तो इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखूं क्यों, क्या रीजन है भाई, इसको क्यों कहा अपने कोशिका सिद्धांत का अपवाद, इसने क्या बिगाड़ा है कोशिका का। तो इसमें पहली चीज अपन बात करें, कोशिका सिद्धांत में बच्चों क्या कहा गया था कि सभी जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वह पौधा हो या जंतु हो, वो किससे बना होगा, कोशिका या उसके सह उत्पादों से। बट यहाँ पे यदि मैं विषाणु की बात करूं बच्चों, तो ये कोई कोशिका नहीं है, यह एक कणिकीय संरचना है। क्या है ये? कणिकीय संरचना। तो मैं लिखूं यह एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय, यानी इसके पास कोई भी कोशिका नहीं है। तो मैं लिखूं एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय कैसा है बच्चों ये? एक कोशिकीय बोलो तो एसेलुलर या नॉन सेलुलर, इसको मैं बोल सकता हूं। सेकंड यदि मैं बच्चों बात करूं तो यह कणिकीय होता है। कैसा होता है? कणिकीय होता है, यानी कि कणिकीय संरचना है, कण होता है छोटा सा, तो कणिकीय संरचना है। पहला कारण तो यह है कि इसको अपन क्या नहीं कहते, किस में नहीं रखते, कोशिका में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं और एक कणिकीय संरचना होती है। जबकि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, इसके पास तो भाई कोशिका ही नहीं है। पहली चीज। सेकंड चीज यदि मैं बात करूं बच्चों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार नीट में रिपीट होती है, कि बताओ कि ऐसा क्यों या ऐसा क्या होता है ये। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो वायरस या जो विषाणु होता है, इसके पास आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या, ध्यान से सुना मैं या बोल रहा हूं, डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, दोनों कभी भी नहीं रहेंगे। तो इसमें ध्यान रखना, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए में से कोई एक, कोई एक, दोनों नहीं। कभी भी किसी भी विषाणु में दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, कि डीएनए भी है आरएनए भी है। जबकि कोशिका में अपन ने क्या पढ़ा था, कोशिका वो होती है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कोई एक होगा। इसलिए ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपवाद मैंने क्यों बोला। सेकेंड चीज यदि मैं, थर्ड चीज यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो कोशिका उपापचय क्रिया वगैरह संरचनात्मक क्रियात्मक क्रिया अपनी बात की थी। बट विषाणु के केस में क्या होता है, विषाणु ना तो जीवित है और ना मृत है। मैंने आपको पहले लिखाई भी होगी लाइन पिछली क्लास में, कि विषाणु को सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला था कि यदि विषाणु किसी बॉडी से बाहर पड़ा है, जीवित बॉडी से बाहर पड़ा है, तो वो कैसा रहेगा, मृत के जैसे व्यवहार करेगा, एक कण के जैसे पड़ा है, उसमें कोई भी जीव नहीं है। जब वो किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसमें जीव आ जाता है, वो सजीव की जैसे एक्ट करता है। तो अपन बोलते हैं कि बॉडी से बाहर निर्जीव है और बॉडी के अंदर यो सजीव है, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के गुण ये रखता है। तो अपन बोल सकते हैं कि सजीव वे निर्जीव की योजक कड़ी है ये। क्या है बच्चों? योजक कड़ी है ये। और ये भी लाइन इंपोर्टेंट है आपके लिए।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये विषाणु है, ये होता क्या है। वैसे मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल रखा है बैक्टीरियोफेज को लेके। बैक्टीरियोफेज अपन जीवाणु भोजी को बोलते हैं, जो एक तरह के विषाणु होते हैं, उन्हीं की जैसे इसका पूरा काम होता है। तो आप वो शॉर्ट्स देख लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा कि सर विषाणु होता क्या है। फिर भी मैं बता दूं कि विषाणु होता क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, विषाणु बराबर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण। और इसका जो प्रोटीन आवरण है उसको अपन कोस्मिड बोलते हैं बच्चों, कोस्मिड। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विषाणु के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन के आवरण को क्या कहा जाता है, कोस्मिड कहा जाता है। तो मैंने सर आपने क्या बोल दिया, ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैं बता दूं, जो विषाणु है उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, उसमें दो ही चीज होती है। एक तो उसके बॉडी के ऊपर का आवरण, इसके तो हेलो बच्चों, अभी बीच में लाइट चली गई थी तो वापस में स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो विषाणु है वो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल का मीन होता है इसका आनुवांशिक पदार्थ बच्चों, क्या, इसका आनुवांशिक पदार्थ। और इसका आनुवांशिक पदार्थ मैंने बात किया था, या तो होगा डीएनए और या होगा आरएनए, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन आवरण, इसके ऊपर का आवरण जिसमें ये न्यूक्लिक अम्ल पड़ा होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विषाणु। और विषाणु के पास में कुछ भी नहीं होता। विषाणु जब क्या करता है, किसी सजीव के ऊपर जाता है ना, तो क्या करता है, इस न्यूक्लिक अम्ल को ही अंदर छोड़ता है, ना कि प्रोटीन आवरण को अंदर छोड़ता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या करेगा, फिर अपना गुणन करके अपने ऊपर उसके प्रोटीन का यूज करेगा जिसके अंदर जा रहा है, और ये आवरण बना के वहां पे बहुत सारे क्या बनाने का विषाणु। तो आप इसको अपना जो सोर्स दे रखा है बैक्टीरियोफेज को, उसको देखना, आपको ये समझ में आ गया कि वो जो बैक्टीरियोफेज है वो एक विषाणु ही है। ओके बच्चों, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जो विषाणु है उसको कोशिका सिद्धांत का क्या बोला था मैंने, अपवाद बोला था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। ओके बच्चों, कुछ मैं आपको शब्दावलियां बताऊंगा जहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कोशिका की शब्दावलियां है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, वो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूं शब्दावली के अंदर, हेडिंग आप चाहो तो शब्दावली करके डाल सकते हो, शब्दावली। ठीक है, तो शब्दावली में यदि मैं पहली बात करूं बच्चों, पहली आती है सबसे बड़ी कोशिका। क्या है, सबसे, पूरे पृथ्वी पे बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी कोशिका यानी कि बिगेस्ट सेल कौन सी है, बिगेस्ट सेल। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है उसका अंडा। अब बच्चों कंफ्यूजन नहीं रहता है कि सर कौन सा अंडा, जो अंडा आमलेट बनाने में काम आता है वो वाला अंडा या दूसरा अंडा। तो बच्चों आमलेट वाले अंडे की बात नहीं की क्योंकि वो बहुकोशिकीय होता है, अपन एक कोशिका सिंगल की बात कर रहे हैं जो बड़ी होगी। तो जो उसका अंडाणु बनता है ना फीमेल के अंदर, उसकी बात की जा रही है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडाणु होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अंडा कौन सा, वो अंडाणु वाला अंडा है, इसको और कुछ अंडा में समझना, आमलेट वाला नहीं है। नेक्स्ट बच्चों यदि मैं बात करूं सबसे छोटी कोशिका, बहुत बार एग्जाम आती है वाली क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसका सबसे छोटी कोशिका। और जो सबसे छोटी कोशिका है बच्चों वो माइकोप्लाज्मा का नाम सुना होगा, उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी अपन बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आते हैं, इसका ध्यान रखना आप। माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में अपन अलग से और बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। अभी तो इसका नाम आप लिखो कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का जो पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप बोलोगे सर निमोनिया किसे बोल रहे हो, पी, क्योंकि निमोनिया के अंदर पी साइलेंट होता है जब इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, और इसकी जो स्पेलिंग वो पी से स्टार्ट होती है, इसलिए पीपीएलओ उसका क्या है, नाम है बच्चों। थर्ड नंबर पे यदि मैं आगे बात करूँ बच्चों, तो आगे आती है, ये तो अपने ओवरऑल देख ली, और ये भी जंतु है और ये भी जंतु है। अपन बात करेंगे पादप के अंदर,
और इससे पहले अपन बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी, क्योंकि अपन ने दो बड़ी देख ली, एक बड़ी देख ली, एक छोटी देख ली। अब बात करेंगे लंबी कोशिका। तो जो सबसे लंबी कोशिका है बच्चों, सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल है, वो तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को बच्चों न्यूरॉन सेल बोला जाता है। न्यूरॉन सेल या नर्व सेल इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, फोन नंबर पे अपन बात करें, तो फोन नंबर पे अपन क्या है, सबसे बड़ी पादप कोशिका। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सबसे, इसमें समझाने का बच्चों कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं, सबसे बड़ी पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप कोशिका। और जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं एक इंपोर्टेंट भी लगा देता हूँ कि ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, और इसका नाम है एसिटाबुलेरिया सेवाल। क्या है, एसिटाबुलेरिया सेवाल एलगी। यह एक कोशिकीय एलगी है। और कौन सी एलगी बच्चों, यदि थोड़ा डीप क्वेश्चन नीट वगैरह में क्या होता है, डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो एसिटाबुलेरिया है ना, ये एक हरी शैवाल है, ग्रीन एलगी है। तो आप कोष्टक में लिख लेना हरी शैवाल, हरी शैवाल। और ये एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है एसिटाबुलेरिया। इसके बारे में अपन बात करेंगे जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे, वहां पे हेम्बरलिंग नाम का जो वैज्ञानिक है वो इस पे वर्क कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों 5 नंबर में, यदि मैं बात करूं कि ये तो होगी प्लांट की सबसे बड़ी कोशिका। मैं बात करूं कि पादप में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बच्चों, तो सबसे लंबी पादप कोशिका, पादप कोशिका। तो बच्चों सबसे लंबी जो पादप कोशिका है वो कौन सी है, तो रेमी का पौधा, एक रेमी नाम का पौधा था, उसके जो रेशे होते हैं ना, वो सबसे लंबी पादप कोशिका मानी जाती है। तो रेमी के रेशे क्या है बच्चों, रेमी के रेशे क्या है, सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है पौधे के मामले में। नेक्स्ट अपन बात करें दो कोशिका जो मानव के अंदर है, तो यहाँ पे मैं लिखूं 6 नंबर पे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो मादा का अंडाणु होता है। क्या होता है, मादा का अंडाणु। ठीक है, जो एग सेल है, जो फीमेल की एग है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है मानव के अंदर। और यदि इस यहीं पे मैं बात करूं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो क्या हो गया, जो नर होता है मानव में, नर का जो शुक्राणु है, शुक्राणु या स्पर्म क्या है, ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है बच्चों, ये क्या थी, कोशिका को लेकर टर्मिनोलॉजीज थी जो अपन ने यहाँ पे बात कर ली। अभी मैंने बताया था इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन और बता दो बच्चों, में यहीं पे लिख देता हूं मैं। अपन ने बात की थी सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी क्या थी, विषाणु थी। ऐसे ही एक और अपने पास आती है योजक कड़ी, वो है जंतु और पादप की योजक कड़ी। क्या बच्चों, जंतु व पादप की योजक कड़ी, योजक कड़ी। और वो अपन कहते हैं बच्चों युगलीना को। किसको कहते हैं, युगलीना को। अब सर अब बताओ कि आपने इसको क्यों कहा, विषाणु को तो आपने बता दिया कि विषाणु ऐसा ऐसा है कि सजीव के बाहर तो वो मरा हुआ रहता है, और सजीव के बाहर आते ही वो जीवित की जैसे, इसलिए सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी इसको अपने बोल दिया। बट इसका क्या सीन है, युगलीना को क्यों बोला आपने, तो बच्चों समझो होता क्या है। जो युगलीना है ना, ये प्रोटोजोआ का सदस्य होता है।
अपन जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे बात करूंगा। तो आप पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि नॉर्मली आपको पूछे तो ये है क्या, तो यह एक जंतु है। क्या है? ये जंतु है। बट सर आपने पादप के लक्षण किस प्रकार से बताए कि आपने इसको योजक कड़ी कह दिया। तो बच्चों एक चीज बताऊं कि युगलिना जब तक पड़ा है किसी और ऑर्गेनिज्म के पास में, जब तक इसको खाने के लिए भोजन मिल रहा है, अंधकार में पड़ा है, अंधेरे रूम में पड़ा है जहां पे प्रकाश नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, विषम पोषी के जैसे व्यवहार करेगा। जैसे ही युगलिना को सनलाइट मिल जाएगी, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन क्या कर लेगा, बना लेगा। और भोजन बना रहा है इसका मीन्स किसका लक्षण हो गया, पौधों का लक्षण। इसलिए इसमें पादप के लक्षण और विषम पोषी वाला जंतु का लक्षण दोनों होने की वजह से इसको अपन ने क्या कह दिया, पादप और जंतु के बीच की योजकड़ी। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, ये अपने क्या थी, विज्ञान, कोशिका विज्ञान की कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो अपन यहाँ पे बात कर ली। यहाँ से कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कोशिका के अंदर कि कोशिका के प्रकार कितने हैं। विकास के आधार पर कोशिका को अलग अलग भागों में बांटा गया। आपने नाम सुना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, तो वो अपन अभी बात करने वाले हैं। तो आगे अपन बात करें बच्चों कोशिका के प्रकार। कि कोशिका जो है उसको अपने अलग अलग भागों में बांट रखा है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ओके बच्चों, अपन बात करें भी कोशिका के प्रकार को लेके कि कोशिका कितने प्रकार की है। कोशिका के प्रकार। ओके बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका को अपन अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, आपने ये भी पढ़ रखा है, ये भी तो प्रकार है सर। तो अपन अलग अलग आधार की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले आधार लेने वाला हूँ वो है कोशिका के विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, या इनकी उत्पत्ति के आधार पर यदि मैं बात करूँ, या इनमें पाई जाने वाली कोशिकांग, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो कितना डेवलप है, उसके आधार पर यदि मैं बात करूँ तो वो कोशिका की मैं बात करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कोशिका के प्रकार, तो क्या है, कोशिका के डेवलपमेंट यानी कि विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ओके बच्चों, सॉरी। तो अपन विकास के आधार पर क्या देखेंगे, कोशिकाओं के प्रकार की बात करने वाले यहाँ पर। तो विकास के आधार पर कैसे कि जैसे जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम पर पहले सूक्ष्म जीव बने थे और उन जीवों से फिर विकास होते 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 आज अपन जैसे डेवलप जीवों का यहाँ पे विकास हो चुका है। तो उसी के आधार पर अपन बात करेंगे जैसे कि अपन जो बने वो किसी न किसी कोशिका से बने। ये तो अपन हर जगह पढ़ते हैं कि हर जीव की उत्पत्ति किसी एक कोशिका से हुई। जैसे अपनी बात करूँ तो अपनी भी एक कोशिका, जब जायगोट थे अपन, युग्मनज जिसको बोलते हैं, तो उससे अपनी उत्पत्ति हुई। तो सारे जीव एक कोशिका से मिलकर बने। तो एक कोशिका फिर बहुकोशिकी कैसे बनी, उसमें विकास कैसे हुआ, वो सारी बात अपन करते हैं। तो वहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं निकल के आती है अपने पास में। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो विकास के आधार पर जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें अपन बात करेंगे। एक अपने पास में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी अपने दे रखी है बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इतना आपको समझ में आया होगा। प्रोकैरियोटिक यानी कि जो पहले कम डेवलप कोशिका थी वो प्रोकैरियोटिक थी, और जो ज्यादा डेवलप थी जैसे अपने जैसे जीव है वो यूकैरियोटिक के अंदर आते। तो डेवलपमेंट हो गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक से ही कहीं ना कहीं क्या बना है, यूकैरियोटिक, यानी कि इसका डेवलपमेंट हुआ तो क्या बना, यूकैरियोटिक। और ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के मिक्सचर से बनी है। ये अपन को ध्यान रखना है। ओके बच्चों,
अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करें कि सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो शब्द है ये दिए किसने हैं। तो एक वैज्ञानिक था जिसने ये शब्द दिए, शब्द दिया, और वो शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डोगर्टी। कौन थे बच्चों? डोगर्टी। डोगर्टी नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द दिए थे। आज अपन इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पूरी डिटेल बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की और उसके बाद अपन यूकैरियोटिक की। तो पहले अपन बात करेंगे इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा यदि आपको मैं बता दूं। तो यूकैरियोटिक की अपन बात करें तो इसका जो यूकैरियोटिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। सॉरी, जो प्रोकैरियोटिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक आता है बच्चों प्रो, एक आता है प्रो और दूसरा आता है कैरियोटिक। कैरियोटिक जिसमें प्रो का मीन्स होता है, मैं यदि अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग यदि याद करने का मैं तरीका बताऊं तो मैं से याद करता हूं कि प्रो मीन्स पुराना, ओल्ड टाइप, ठीक है। वैसे तो इसका मीन्स होता है नॉन वेल डेवलप्ड, और कैरियन को होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो अपन यदि याद करना है अपन को तो कि ये बनता कैसा है, तो अपन को ध्यान रखना है प्रो मीन्स होता है पुराना, पुराना, और कैरियोटिक का मीन्स होता है कैरियोन, कैरियोन, और कैरियोन बच्चों बोलते हैं केंद्रक को, ध्यान रखना। आगे अपन जब केंद्रक पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कैरियोन इसका नाम है। तो पुराना केंद्रक, सर इसका मीन हम क्या समझे, तो ऐसी कोशिका है जिनमें जो केंद्रक है वो पुराना टाइप का है। पुराने टाइप के मीन्स होता है कम विकसित, और कम विकसित का मीन्स होता है केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली है वो नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि इसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूं केंद्रक के ऊपर, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का अभाव, अभाव। और बच्चों अब तुम्हें एक चीज बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक का हिंदी नाम है वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका हिंदी नाम होता है क्या, यह आप कमेंट में बताओगे। ओके, आप कमेंट करके बताना कि प्रोकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं और यूकैरियोटिक को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अभी आप समझो कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव। ये सबसे मेन क्या इसका फीचर है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके सर एग्जाम्पल बता दूं, इसकी फुल डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तुम्हें थोड़ा बता रहा हूं। इसके एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं तो जितने भी जीवाणु है, जीवाणु यानी कि बोले तो बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया इसमें आते हैं। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की चीजें, सभी जीवाणु किसमें आते हैं, अपने प्रोकैरियोटिक के अंदर। साथ में एक आता है नील हरित शैवाल, ये भी जीवाणु है, नील हरित शैवाल। अब बच्चों की कंफ्यूज रहता है कि सर ये नील हरित शैवाल है तो ये तो शैवाल लग रहा है, तो शैवाल है। नहीं बच्चों, शैवाल नहीं है, ये जीवाणु है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये शैवाल पीछे क्यों है इसके। इसका जो दूसरा नाम रखा गया है वो है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। अब देख लो इसके पीछे क्या रहा है, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक के अंदर। एक आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसका तुम्हें ध्यान रखना है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये सारे तुम्हें, यानी कि जो इंपोर्टेंट वाले थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते मैंने बता दी, बट जिसके पीछे बैक्टीरिया वो सारे क्या है, एक माइकोप्लाज्मा, थोड़ा ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा को कोशिका भित्ति रहित जीवाणु बोलते हैं वैसे। तो आगे अपन जब माइकोप्लाज्मा पढ़ाएंगे उस टाइम पर आपको और बता दूंगा। ये अपना प्रोकैरियोटिक का अब मैंने ऊपर से आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ऐसे में थोड़ा आपको बता दूं किसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में। तो बच्चों एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं कि जब ये आपने 5 जगत प्रणाली पढ़ी होगी जो वही टिकन ने दी थी, आर्यत वही टिकन है, जिसमें मोनेरा, प्रोटोस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 अपने किंगडम थे। तो जिसमें से जो मोनेरा आते हैं ना उसमें सारे के सारे जीव कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। तो ये सारे जीव किसके हैं, मोनेरा। तो आपको पूछेंगे मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो ये भी आपको मैं लिख देता हूँ कि अपन बात करें ये सारे कौन से जीव हैं, मोनेरा वाले। तो ये मोनेरा जगत आ गया सारा का सारा, ठीक है बच्चों। ये क्या है, मोनेरा जगत।
तो मोनेरा जगत सारा का सारा किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में। अब बात करें अपन यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक भी वो दो ही शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोटिक, यू प्लस कैरियोटिक। यू का मीन्स होता है, यू यानी कि अपन बोलते हैं बहुत अच्छा, तो इसमें अच्छा डेवलप यानी कि अच्छा, या अपन बोले तो नया, और कैरियोटिक यानी कि वही केंद्रक, लेकिन नया टाइप का जो केंद्रक है वो किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। वही यदि मैं परिभाषा लिखूं तो इसके विपरीत हो जाएगा कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी इसमें, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। इसमें क्या होगी बच्चों? केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, यानी कि केंद्र आवृत रहेगा। इसके भी एग्जांपल की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो अभी अपने बताया कि 5 जगत का मोनेरा इधर आ गया, तो बच्चों ये सारे के सारे जगत किधर आएंगे? इधर। तो मोनेरा के बाद में आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की एक अच्छी सी बात बता दूं जो एग्जाम में आती है, प्रोटिस्टा ऐसा जगत है जिसमें सारे के सारे एक कोशिकीय यूकेरियोट्स आते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में एक कोशिकीय बहुत कम है, बट जितने भी ये सारों किसमें रखा गया है? अपने प्रोटिस्टा में। तो ध्यान रखना कि एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो मैं लिख देता हूं, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स। ओके। दूसरा जो जगत है इसमें वो आएगा फंजाई। फंजाई आप जानते होंगे, कवक वाला, जिसमें कवक आ जाते हैं। तीसरे दिन में बात करूं तो तीसरे में बच्चा अपने प्लांटी, प्लांटी आप जानते हो पादप जिसमें आते हैं। और जो चौथा है वो अपने क्या है? एनिमिलिया, एनिमिलिया। और एनिमिलिया में क्या आते हैं बच्चों? अपन यानी कि जंतु। ये क्या थे? 5 जगत। तो आज अपने क्या देखा? इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। जो नेक्स्ट क्लास अपनी होने वाली है उसमें अपन देखेंगे फुल डिटेल में प्रोकैरियोटिक की, उसके बाद अपने यूकैरियोटिक जिसमें अपन पूरे कोशिका वगैरह इसके स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी अपन बात करें। बच्चों भूलना मत, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट में ये आपको बताना है। आज का वर्क आपका इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।